क्या आपको पता है आपके लोन अकाउंट के एनपीए बनते ही बैंक आपके साथ क्या क्या कर सकता है? सरफेसी, डीआरटी, लोक अदालत, ये सब सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं है। चलिए समझते हैं कि यह सिस्टम असल में काम कैसे करता है, सीधा सिंपल मेरी आपकी जुबान में। सबसे पहले समझते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट और एनपीए अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। बैंकों द्वारा लोन देने के दौरान कस्टमर से एक वादा लिया जाता है कि वह लोन की किस्त समय पर भरते रहेंगे। जब तक लोन की किस्तें समय पर जाती रहती हैं, वो अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट कहला जाता है। अगर एक आध महीने की देरी हो जाए तो अकाउंट इरेगुलर कहलाने लगता है। पर आपके लोन के इंस्टॉलमेंट के भुगतान में अगर 90 दिनों से ज्यादा की देरी हो जाए तो बैंक उस अकाउंट को डाउनग्रेड कर अपने खाते में एनपीए घोषित कर देते हैं। यह एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होती। अब एनपीए होने के बाद क्या? अगर कस्टमर बैंक में आकर अपने पूरे बकाया इंस्टॉलमेंट्स का भुगतान कर दे तो उस अकाउंट को फिर से अपग्रेड कर स्टैंडर्ड अकाउंट बनाया जा सकता है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो शुरू होती है रिकवरी की प्रोसेस। रिकवरी प्रोसेस के शुरुआत में बैंक आपको सबसे पहले लोन रिकॉल नोटिस जारी करता है। लोन रिकॉल नोटिस मतलब बैंक ने जो लोन आपको दिया है उसे रिकॉल करता है, मतलब पूरा लोन आप आके भरिए। इस प्रोसेस में बैंक आपसे पूरा लोन क्लियर करने के लिए कहता है, केवल ओवरड्यू क्लियर करने की बात नहीं करता है। और इसके लिए आपको 30 से 60 दिनों का वक्त दिया जाता है। अगर इस दौरान आपने लोन की पूरी बकाया राशि नहीं भरी तो फिर शुरू होता है रिकवरी का लीगल प्रोसेस। रिकवरी के लिए कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए यह निर्भर करता है कि आपने लोन कितना लिया है और बैंकों के पास आपने सिक्योरिटी में क्या गिरवी रखा है। अब बैंक आपके अगेंस्ट जा रही है लीगल प्रोसेस इनिशिएट करने, पर इसके पहले बैंक को यह साबित करना होगा कि आपने बैंक से लोन लिया है, और यह साबित होगा आपके द्वारा एग्जीक्यूटेड लोन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, जो आपने लोन लेते समय बैंक के फेवर में साइन किए होंगे। कस्टमर्स को यह पता होना चाहिए कि उनके द्वारा साइन किए गए लोन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी नॉर्मली 3 साल की होती है। बैंकों को किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में कोई भी रिकवरी एक्शन इन्हीं 3 सालों के भीतर लेना पड़ता है। यह नियम लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1962 के तहत आता है। पर अगर आपने कोई घर, जमीन, दुकान, फैक्ट्री आदि गिरवी रखा है, मतलब मॉर्गेज किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में लॉ ऑफ लिमिटेशन की अवधि बढ़कर 12 साल हो जाती है। आपने देखा होगा कि बैंक समय समय पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाते रहते हैं, जिससे वो आपके द्वारा साइन किए गए डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ा सके। अगर इस दौरान आपके लोन अकाउंट में आपके द्वारा कोई क्रेडिट एंट्री आ जाए तो भी यह लॉ ऑफ लिमिटेशन उस दिन से फिर से 3 साल या 12 साल के लिए आगे बढ़ जाता है। अब समझते हैं बैंकों के पास लोन रिकवरी के लिए लीगल एवेन्यूज क्या क्या हैं। सबसे पहला तो है सिविल सूट फाइलिंग। यह सबसे कॉमन तरीका रहा है बैंकों द्वारा रिकवरी का। इसके तहत बैंक सिविल कोर्ट में सूट फाइल करते हैं रिकवरी की। यह सिविल सूट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के स्तर पर फाइल किया जा सकता है या हाई कोर्ट के स्तर पर। यह निर्भर करता है कि लोन की बकाया राशि कितनी है। यह सिविल सूट का प्रोसेस है, ये 20 लाख से कम की वैसे लोन अकाउंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो नॉर्मली अनसिक्योर्ड होते हैं या सरफेसी कानूनों के दायरे में नहीं आते हैं। सिविल सूट से होने वाली रिकवरी की धीमी गति को देखते हुए कुछ नया सोचने की पहल हुई और सोचा गया कि क्यों ना बैंकों के लिए एक स्पेशल कोर्ट या ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो केवल रिकवरी मैटर्स ही देखे। इस तरह नरसिम्हन कमेटी 1991 के रिकमेंडेशन के बाद 1993 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का जन्म हुआ। आज के दिन देश में 39 डीआरटीज और 5 डीआरटी एपेलेट काम कर रहे हैं और यहां केवल 20 लाख एंड इससे ऊपर के केसेस ही लाए जा सकते हैं रिकवरी की सुनवाई के लिए। 20 लाख रुपए के नीचे के मामले अभी भी सिविल सूट की धीमी रफ्तार की गिरफ्त में है। रूल तो ऐसा बनाया गया है कि डीआरटी में एप्लीकेशन देने के बाद 30 दिनों के भीतर ही डीआरटी समन इशू करता है और नेक्स्ट 30 दिनों के भीतर पार्टियों को अपने जवाब फाइल करने होते हैं। इस टाइमलाइन को और 15 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। नॉन कंप्लायंस की स्थिति में बोरोवर को 3 महीने की जेल भी हो सकती है। डीआरटी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2 हियरिंग में ही केसेस निपटा दिया जाए और 6 महीने के भीतर मामला डिस्पोज ऑफ हो जाए। डीआरटी इज हेडेड बाय अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसकी योग्यता एक डिस्ट्रिक्ट जज की होती है और 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। डीआरटी की एपेलेट ट्रिब्यूनल डीआरईटी इज हेडेड बाय चेयरपर्सन क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज। डीआरटी द्वारा डिक्री पास होने के बाद बैंकों को डीआरटी में रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इसके अगेंस्ट डीआरटी में अपील की जा सकती है 30 दिनों के भीतर, लेकिन इसके पहले बोरवर्स को 50% ऑफ रिकवरी ऑर्डर जमा करना पड़ता है, जिसे डीआरटी का चेयरमैन 25% तक कर सकता है केस टू केस बेसिस पे। जब डीआरटी के स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस का भी लोगों ने तोड़ निकाल लिया और यह संस्था रिकवरी में इनइफेक्टिव साबित होने लगी तो फिर सोचा गया कि कुछ और किया जाए और फिर आया सरफेसी एक्ट 2002। कुछ नया सोचते हुए और रिकवरी के प्रोसेस को ऑटोमेटिक रूप देने के लिए सरफेसी एक्ट लाया गया था 2002 में। इसके तहत 1 लाख से ऊपर उन सभी लोन अकाउंट्स में इस एक्ट का यूज किया जा सकता है जहां सिक्योरिटी के रूप में बैंक्स के पास प्रॉपर्टी या लोन अमाउंट से खरीदी संपत्ति पे बैंक का अधिकार चार्ज है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी इसके दायरे में नहीं आती। वैसे लोन अकाउंट्स भी नहीं आते जिनका रिपेमेंट 80% या ज्यादा किया जा चुका है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया था, 80 लाख आपने चुका दिया है, अगर उसके बाद डिफॉल्ट होता है तो आप सरफेसी में नहीं जा सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन दिया है और उस लोन को और अपने चार्ज को आपने सेंट्रल रजिस्ट्री पोर्टल सरसई पोर्टल पर अगर रजिस्टर नहीं किया है तो भी आप सरफेसी कानून के तहत रिकवरी प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर सकते। मल्टीपल या कंजोर्शियम बैंकिंग में भी 60% बैंक्स बाई वैल्यू का अगर कंसेंट नहीं है तो आप सरफेसी नहीं कर सकते।
बैंकों के लिए जहां सरफेसी की लिमिट 1 लाख रुपीज एंड अबव है, वहीं एनबीएफसी के लिए इसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख एंड अबव है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी एनबीएफसी ही होती हैं, पर सरफेसी लॉ के लिए उन्हें बैंक जैसा ट्रीट किया जाता है और जो 20 लाख का एनबीएफसी का जो थ्रेशोल्ड है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे लागू नहीं होता। जब किसी लोन अकाउंट को एनपीए घोषित किया जाता है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जैसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सबसे पहले जो कदम उठाते हैं वो यह है कि सरफेसी एक्ट सेक्शन 13(2) के तहत बोरवर को लिखित डिमांड नोटिस जारी किया जाता है। यह नोटिस एक इंपॉर्टेंट कानूनी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें दो बातें मैंडेटरी होती हैं। बोरवर से उसकी पूरी बकाया राशि चुकाने की मांग की जाती है और बोरवर को 60 दिनों का समय दिया जाता है ताकि वो पूरे बकाया राशि को भुगतान कर अकाउंट अपना क्लोज कर सके। इन 60 दिनों के भीतर अगर बोरवर पैसे नहीं भरता है तभी बैंक सरफेसी की आगे की कार्रवाई जैसे संपत्ति पर कब्जा करना, नीलामी करना, ऑक्शन करना शुरू कर सकता है। एक और बात, सरफेसी एक्ट पूरी तरह से एक तरफा कानून भी नहीं है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत बोरवर को पूरा मौका दिया जाता है बैंक्स के नोटिस 13(2) के नोटिस का जवाब देने का। सेक्शन 13(3)(a) के तहत बोरवर अपना सबमिशन या ऑब्जेक्शन बैंक के सामने रख सकता है। अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन आता है तो बैंक को 15 दिनों के भीतर इसका जवाब देना होता है लिखित में, और बोरवर को बताना होता है कि उनके ऑब्जेक्शन को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसके बाद नंबर आता है नोटिस अंडर सेक्शन 34 का, जो कि मेनली पोजेशन नोटिस होता है। यह सबसे पावरफुल प्रोविजन है सरफेसी लॉ का। बैंक 13(4) नोटिस इशू करती है बोरवर को, जो 13(2) के बाद अगर कस्टमर को कोई रिप्लाई नहीं आया या बैंक ने उसके रिप्लाई को रिजेक्ट कर दिया, पैसे नहीं भरे, तो बैंक 13(4) नोटिस इशू करता है उसके प्रॉपर्टी या सिक्योर्ड जो भी एसेट है उसके कब्जे पोजेशन के लिए। नॉर्मली यह पोजेशन सिंबॉलिक होता है, मतलब बैंक लेटर दे देगा और 13(4) नोटिस इशू हो गया, मतलब उस प्रॉपर्टी या एसेट पे बैंक का कब्जा हो गया। ऐसे पोजेशन के 7 दिनों के भीतर न्यूज़पेपर पब्लिकेशन किया जाना चाहिए, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स में, एक रीजनल और एक नेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आपका ऑक्शन फेल हो सकता है। इस सिंबॉलिक पोजेशन के बाद बैंक को फिजिकल पोजेशन लेना होता है। अगर बोरवर रेडी है तो बैंक जाके अपना नोटिस चिपका देता है, अपना लॉक लगा देता है और फिजिकल पोजेशन बैंक का हो गया। पर कई बार बोरवर की तरफ से फिजिकल पोजेशन में रेजिस्टेंस आता है। ऐसे केसेस में बैंक संबंधित एरिया के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन करता है। डीएम को ऐसे एप्लीकेशंस पे 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी पड़ती है। इस समय सीमा को बढ़ाकर 60 दिन भी किया जा सकता है अगर कारण ऐसे बन रहे हो तो। डीएम की पावर इस केस में असिस्टिव होती है, एडजुडिकेटरी नहीं होती है। मतलब वह यह डिसाइड नहीं करेगा कि बैंक सही कर रहा है या गलत। उन्हें बस यह देखना होता है कि बैंक ने नोटिसेस, पेपर पब्लिकेशन का काम किया है या नहीं। वह यह देखते भी नहीं है, बस बैंक के एफिडेविट पे भरोसा करते हैं कि हमने प्रोसेस पूरा फॉलो किया है। एक बार डीएम के पास से मामला क्लियर तो फिर बैंक को सिक्योरिटी असिस्टेंस मिलती है फिजिकल पोजेशन के मामले में, उन केसेस में जहां पे बोरवर रेजिस्ट कर रहा है, आपको जाने नहीं दे रहा है या आपको पोजेशन नहीं लेने दे रहा है। पोजेशन के बाद बैंक सेल नोटिस जारी करता है 30 दिनों का और फिर से 2 न्यूज़पेपर्स में पब्लिकेशन होती है और इसके बाद प्रोसेस शुरू होती है ऑक्शन की। ऑक्शन के पहले बैंक प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाता है। वैल्यूअर द्वारा दिए गए रिजर्व प्राइस पर ऑक्शन होता है। इससे नीचे ऑक्शन करने के लिए बोरवर के कंसेंट की जरूरत पड़ती है। ऑक्शन के बाद एलिजिबल बिडर को इमीडिएटली प्राइस का 25% जमा करना होता है और बाकी का 75% जमा करना होता है 15 दिनों के भीतर। उसके बाद सेल सर्टिफिकेट एग्जीक्यूट कर देता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान बोरवर को अगर लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो वह डीआरटी में अपील कर सकता है। ऐसे अपील बैंक एक्शन, जो कि मेनली 13(4) नोटिस के बाद शुरू होता है, उसके 45 दिनों के भीतर होने चाहिए। डीआरटी भी बस यही देखता है कि बैंक ने सरफेसी लॉ का पालन किया है कि नहीं। सरफेसी लॉ का पालन मतलब आपने 13(2) इशू किया है कि नहीं, उसके बाद 13(4) इशू किया है कि नहीं, आपने पेपर पब्लिकेशन किया है कि नहीं, आपने सेल नोटिस दिया है कि नहीं 30 दिनों का, उसके बाद अगेन आपने 2 न्यूज़पेपर पब्लिकेशन किए हैं कि नहीं, आपने वैल्यूएशन किया है कि नहीं, रिजर्व प्राइस सही से रखा है। अगर बैंक्स ने इन सारे प्रोसेस को पूरा फॉलो किया है तो फिर डीआरटी उसको एंटरटेन नहीं करती ऐसे चैलेंजेस को। अगर बैंक ने 13(2) या 13(4) नोटिस देने, बोरवर के ऑब्जेक्शन के रिप्लाई देने या पेपर पब्लिकेशन जैसे मैंडेटरी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया होता है तो डीआरटी पूरे रिकवरी प्रोसेस को रिजेक्ट कर सकती है। डीआरटी को 60 डेज के भीतर अपना फैसला देना होता है। अगर 4 महीने तक डीआरटी कोई फैसला नहीं करती तो बैंक या बोरवर कोई भी डीआरटी अपीलेट जा सकता है। सेक्शन 18 के तहत अगर बैंक या बोरवर डीआरटी के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो भी वह डीआर80 में अपील कर सकते हैं, पर यह डीआरटी के फैसले के 30 दिनों के भीतर होना चाहिए। पर बोरवर के लिए डीआर80 में अपील करने के पहले यह जरूरी होता है कि कम से कम 50% ऑफ द लोन ड्यूज पहले जमा किए जाए। डीआर80 से 25% भी कर सकती है केस टू केस बेसिस पे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि नॉन सीरियस बोरवर्स ऐसे ही डीआरटी में चले ना आए। कई बार यह देखा गया है कि बैंकों के एक्शन के खिलाफ बोरवर्स डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाते हैं डीआरटी या डीआर80 प्रोसेस के बगैर। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि हाई कोर्ट को ऐसे मामले एंटरटेन नहीं करने। 2012 के बाद बड़े बड़े लोन डिफॉल्ट्स की घटनाओं ने रिकवरी के आयामों पर फिर से सोचने को मजबूर किया और फिर आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। यह एक इफेक्टिव टूल है और बड़े रिकवरी केसेस में इससे मदद मिलती है। इसके तहत 1 लाख से ऊपर के डिफॉल्ट्स को आईबीसी के तहत लाया जा सकता है। कोविड के दौरान इस लिमिट को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है।
इसके तहत रिकवरी प्रोसेस की टाइमलाइन है 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ केस बाय एनसीएलटी। 90 दिनों को फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है अगर 66% ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव करे। पूरे प्रोसेस का एक 330 दिनों का आउटर लिमिट बनाया गया है। इन सब कानूनों के रहते हुए भी एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोन की रिकवरी कानूनों से इतर आपसी बातचीत और सुलह के माहौल में हो सकती है। इस व्यवस्था को लोक अदालत कहते हैं। सिविल सूट द्वारा रिकवरी में होने वाली देरी और डीआरटीज द्वारा केवल 20 लाख के ऊपर के केसेस ही जो सुनवाई में आते हैं, इसके कारण लोक अदालत को एक अच्छे विकल्प के रूप में खड़ा किया गया। यहां लोन डिफॉल्ट के 20 लाख तक के केसेस लाए जा सकते हैं। यहां आकर सुलह करने की पहल बैंक या ग्राहक कोई भी कर सकता है। लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसलों को किसी और कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह एक प्रभावी तरीका माना जाता है। फैसले के 1 से 3 साल के भीतर अकाउंट सेटल करना पड़ता है। इन सब कानूनों में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट आईबीसी के तहत है, जो 30 to 35% है। उसके बाद नंबर आता है सरफेसी का, जिसके तहत रिकवरी रेट 20 से 22% है। डीआरटी का सक्सेस रेट केवल 5 से 7% ही है। इतने कानूनों के बावजूद एनपीए की समस्या और एनपीए हो चुके अकाउंट्स की रिकवरी की धीमी रफ्तार बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि कानून का डर तभी बन पाता है जब कानूनों के एडमिनिस्ट्रेशन में ढिलाई ना हो। जरूरत से ज्यादा एक्टिव अपर कोर्ट्स की भूमिका पर भी सवाल किए जाने चाहिए।